सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूत डायनेस्टीज के कॉइन्स के बारे में। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि आज का हमारा जो राजस्थान वाला रीजन है वहां पे खूब सारी राजपूत डायनेस्टीज हुई। और ये जो राजपूत डायनेस्टीज हुई इन्होंने ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। राजपूत डायनेस्टीज ने ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, लेकिन गोल्ड कॉइन्स के अलावा कॉपर कॉइन्स भी इशू किए गए और बिलियन कॉइन्स भी इशू किए गए। बिलियन का मतलब अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर की अलॉय को क्या बुलाया जाता है? बिलियन बुलाया जाता है। तो राजपूत डायनेस्टीज ने बिलियन कॉइन्स को भी इशू किया, कॉपर कॉइन्स को भी इशू किया, लेकिन ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। और राजपूत डायनेस्टीज ने सिल्वर कॉइन्स को रेयरली इशू किया। सिल्वर कॉइन्स बहुत रेयरली इशू किए गए बाय द राजपूत डायनेस्टीज। और ये जो राजपूत डायनेस्टीज का टेन्योर था, इस टेन्योर के दौरान दो टाइप के राजपूत कॉइनेज सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। दो टाइप के कॉइनेज सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर एक साइड में राजा का नाम देखने को मिलता है, और ये जो राजा का नाम देखने को मिलता है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और दूसरे साइड में गॉडेस की इमेज देखने को मिलती है। एक तो ऐसे कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिनके एक साइड में राजा का नाम देखने को मिलता है, और ये जो राजा का नाम देखने को मिलता है ये संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है, और दूसरे साइड में गॉडेस की इमेज देखने को मिलती है। ये जो कॉइन्स हैं ये इश्यू किए बुंदेलखंड के चंदेल्स ने, दिल्ली और अजमेर के तोमर्स ने, और कन्नौज के राठौर्स ने। और दूसरा जो सिस्टम देखने को मिलता है, इस दूसरे सिस्टम में सिल्वर कॉइन्स को इशू किया गया। और ये जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए इनके एक साइड में सीटेड बुल देखने को मिलता है, बैठा हुआ बुल देखने को मिलता है, और दूसरे साइड में हॉर्समैन देखने को मिलता है। और ये जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए ये इशू किए गांधार और सिंध के किंग्स ने, गांधार और सिंध के राजाओं ने। बहुत सिंपल, राजपूत डायनेस्टीज ने ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया और सिल्वर कॉइन्स को बहुत रेयरली इशू किया गया। ये जो राजपूत डायनेस्टीज का टेन्योर है इसके दौरान दो टाइप के कॉइनेज देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिनके एक साइड में राजा का नाम संस्कृत लैंग्वेज में मेंशन्ड है, और दूसरे साइड में गॉडेस की इमेज देखने को मिलती है। और दूसरा ऐसे कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो कि सिल्वर कॉइन्स थे, जिनके एक साइड में सीटेड बुल देखने को मिलता है और दूसरे साइड में हॉर्समैन देखने को मिलता है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर बात आती है कि पांड्यन और चोला डायनेस्टीज के दौरान कॉइन्स की कहानी क्या रही। देखो, जो अर्ली पांड्यन किंग्स आए उन्होंने स्क्वायर शेप के कॉइन्स को इशू करने की शुरुआत की। अर्ली पांड्यन किंग्स ने स्क्वायर शेप के कॉइन्स को इशू करने की शुरुआत की, और ये जो स्क्वायर शेप के कॉइन्स थे इनके ऊपर एलिफेंट की इमेज देखने को मिलती थी। इनिशियली इन कॉइन्स के ऊपर एलिफेंट की इमेज देखने को मिलती थी, लेकिन लेटर ऑन ये देखने को मिला कि फिश की जो इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिश जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल बन जाएगी। तो एक चीज तो ये कि जो अर्ली पांड्यन किंग्स आए उन्होंने स्क्वायर शेप के कॉइन्स को इशू करने की शुरुआत की, और इनिशियली ये जो स्क्वायर शेप के कॉइन्स थे इनके ऊपर एलिफेंट की इमेज देखने को मिलती थी, लेकिन लेटर ऑन फिश बिकेम अ इंपॉर्टेंट सिंबल। एक खास बात और थी कि जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इशू किए गए उनके ऊपर संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते थे, लेकिन जो कॉपर कॉइन्स इशू किए गए उनके ऊपर तमिल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते थे। ये जो पांड्यन और चोला डायनेस्टीज के दौरान गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इशू किए गए उनके ऊपर संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते थे, और कॉपर के कॉइन्स जो इशू किए गए उनके ऊपर तमिल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते थे। इनफैक्ट एक बहुत फेमस किंग हुए, चोला किंग राजा राजा वन। और ये जो चोला किंग राजा राजा वन है इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए उन कॉइन्स में एक साइड में खुद किंग की इमेज दिखाई देती है और दूसरे साइड में गॉडेस दिखाई देती हैं, और जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत लैंग्वेज में दिखाई देता है। एक और बड़े इंपॉर्टेंट किंग हुए राजेंद्र, और जो राजेंद्र ने कॉइन्स इशू किए उनके ऊपर श्री राजेंद्र
या गंगई कोंडा चोला लिखा हुआ है। राजेंद्र के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर श्री राजेंद्र या गंगई कोंडा चोला लिखा हुआ मिलता है, और इन कॉइन्स के ऊपर टाइगर और फिश का एम्ब्लेम भी देखने को मिलता है। जो पल्लवा डायनेस्टी के कॉइन्स देखने को मिलेंगे, उन पल्लवा डायनेस्टी के कॉइन्स के ऊपर लायन की इमेज देखने को मिलती है। बहुत सिंपल, इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये याद रखो कि इनिशियली जो पांड्यन किंग्स आए उन्होंने स्क्वायर शेप के कॉइन्स को इश्यू करने की शुरुआत की। दूसरा ये याद रखो कि फिश जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल था इन कॉइन्स के ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनके ऊपर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, और कॉपर कॉइन्स के ऊपर तमिल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। एक चीज ये भी याद रख सकते हो कि जो राजेंद्र ने कॉइन्स इश्यू किए उनके ऊपर श्री राजेंद्र या गंगई कोंडा चोला लिखा हुआ मिलता है, और इनके ऊपर टाइगर और फिश के एम्ब्लेम्स भी देखने को मिलते हैं। बड़ी सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है टर्किश एंड दिल्ली सल्तनत कॉइन्स के बारे में। और दिल्ली सल्तनत के दौरान जो भी कॉइन्स इश्यू किए गए, उन कॉइन्स के ऊपर राजा का नाम देखने को मिलता है, टाइटल देखने को मिलता है, और किस साल में उस कॉइन को इश्यू किया गया वो डेट देखने को भी मिलती है। और ये जो डेट है वो हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। तो टर्किश और दिल्ली सल्तनत की जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर राजा का नाम, टाइटल और डेट तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। जो एक खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि कॉइन्स के ऊपर जिस राजा ने उनको इशू किया है, जिस मोनार्क ने उनको इशू किया है, उसकी इमेज देखने को नहीं मिलती है। नाम देखने को मिलता है लेकिन इमेज देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज इमेज इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। और पहली बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस मिंट से उन कॉइन्स को तैयार किया गया है उस मिंट का नाम भी इन कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो मोनार्क की इमेज है वो इमेज कॉइन के ऊपर देखने को नहीं मिलती है इन दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स के ऊपर। अच्छा, इल्तुतमिश ने कॉइन्स इशू किए, जो सिल्वर कॉइन इशू किया उसको टंका बुलाया जाता है। इल्तुतमिश ने जो सिल्वर कॉइन इशू किया उसको क्या बुलाया जाता है, उसको टंका बुलाया जाता है। और जो कॉपर कॉइन इशू किया उसको जीथल बुलाया जाता है। जो कॉपर कॉइन इशू किया उसको क्या बुलाया जाता है, उसको जीथल बुलाया जाता है। ये दोनों टर्म्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कॉइन्स इशू किए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसको थोड़ा सा चेंज किया। पहला तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो खलीफा का नाम होता था उसको ड्रॉप कर दिया। जो इस्लामिक स्पिरिचुअल हेड का नाम होता था कॉइन्स के ऊपर उसको ड्रॉप कर दिया, उसको हटा दिया, और उसको हटाया सेल्फ प्रेजेंट टाइटल्स के साथ में। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज के और कॉपर के कॉइन्स की शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के ये जो ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स हैं ये पूरे तरीके से फेल हो जाएंगे। शेर शाह सूरी ने दो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट की शुरुआत की, और ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे चल के। शेर शाह सूरी ने दो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट की शुरुआत की। एक तो सिल्वर कॉइन्स इशू किए, और ये जो सिल्वर कॉइन्स थे ये लगभग 178 ग्रेन्स के होते थे। और दूसरा कॉपर कॉइन्स इशू किए, और ये जो कॉपर कॉइन्स थे ये लगभग 330 ग्रेन्स के होते थे। आगे चल के इन्हीं सिल्वर कॉइन्स को क्या बुलाया गया, रुपी बुलाया गया, और इन्हीं कॉपर कॉइन्स को क्या बुलाया गया, दाम बुलाया गया। सिल्वर कॉइन्स को क्या बुलाया गया, रुपी बुलाया गया, और कॉपर कॉइन्स को क्या बुलाया गया, दाम बुलाया गया। तो याद रखना ये जो रुपी है, ये जो टर्म है, ये कहां से आया है, ये आया शेर शाह सूरी से। बहुत सिंपल। अगर बात करें टर्किश और दिल्ली सल्तनत कॉइन्स के बारे में तो दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो जो मोनार्क इन कॉइन्स को इश्यू कर रहा था उसकी इमेज कॉइन्स के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। दूसरा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कॉइन्स को जिस मिंट से इशू किया गया है, जिस मिंट में तैयार किया गया है, उसका भी नाम देखने को मिलता था। तीसरा, इल्तुतमिश ने जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए उनको क्या बुलाया गया, उनको टंका बुलाया गया, और जो कॉपर कॉइन्स इशू किए उनको क्या बुलाया गया, उनको जित्थल बुलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज के और कॉपर के कॉइन्स को इशू किया, लेकिन यह सिस्टम फेल हो गया। शेर शाह सूरी ने
दो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट इंट्रोड्यूस किए। सिल्वर कॉइन्स इशू किए लगभग 178 ग्रेन्स के, और कॉपर कॉइन्स इशू किए लगभग 330 ग्रेन्स के। ये जो सिल्वर कॉइन है इसको आगे जाके क्या बुलाया जाएगा? रुपी बुलाया जाएगा। और ये जो कॉपर कॉइन है इसको आगे जाके क्या बुलाया जाएगा? दाम बुलाया जाएगा। एक छोटा सा नोट भी दे रखा है किताब में। एक टर्म है कांधारी धीरम। कांधारी धीरम was a Islamic type of coin in India. कांधारी धीरम was a Islamic type of coin in India, और इसको इंडिया में 9th-10th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया। और किसने इंट्रोड्यूस किया? सिंध के आमिर्स ने इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर का कॉइन होता था, इसके एक साइड पे कालिमा होता था। बेसिकली मेरे को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, पर शायद कालिमा ही बोलते होंगे। ये कपलेट्स होते हैं, या बोलने की ये प्योर पायस लाइंस होती हैं इस्लाम के अंदर। तो कालिमा ऑन वन साइड और दूसरे साइड पे आमिर का नाम होता था। तो अपने को क्या याद रखना है कि कांधारी धीरम जो है इट वॉज अ इस्लामिक टाइप ऑफ कॉइन इन इंडिया, जिसको इशू किया था सिंध के आमिर्स ने। गोल्ड कॉइन्स की अगर बात करें तो गोल्ड कॉइन्स भी देखने को मिले। और ये जो गोल्ड कॉइन्स थे इनकी खास बात क्या थी? इनकी खास बात ये थी कि इनके एक साइड पे लक्ष्मी जी की इमेज देखने को मिलती थी। और इन गोल्ड कॉइन्स को सबसे पहली बार सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में इशू किया गया। और किसने इशू किया? इनको इशू किया मोहम्मद बिन सैम ने। मोहम्मद बिन सैम ने 12th सेंचुरी एडी में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। ऐसे गोल्ड कॉइन्स जिनके ऊपर एक साइड में लक्ष्मी जी की इमेज देखने को मिलती है। लोकल ट्रेडिशन के कॉइन्स भी इशू किए गए। और ये जो लोकल ट्रेडिशन के कॉइन्स थे इनके ऊपर या तो बुल की इमेज देखने को मिलती थी या हॉर्समैन की इमेज देखने को मिलती थी। और जो भी लिखा जाता था वो लोकल स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। लोकल स्क्रिप्ट और देवनागरी को यूज किया जाता था। ये जो लोकल ट्रेडिशन वाले कॉइन्स हैं ये गजनवीड्स ने इशू किए, गुरिट्स ने इशू किए और मामलुक्स ने इशू किए। अपने को इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो कांधारी धीरम, इट वॉज अ इस्लामिक टाइप ऑफ कॉइन इन इंडिया। किसने इशू किया था? सिंध के आमिर्स ने इशू किया था। दूसरा गोल्ड कॉइन्स मोहम्मद बिन सैम ने 12th सेंचुरी एडी में इशू किए। खास बात क्या है कि ये जो गोल्ड कॉइन्स थे इनके ऊपर लक्ष्मी जी की इमेज देखने को मिलती थी। देखो अब तक जितनी भी हमने बातचीत की है उसमें एज सच रटने वाला कुछ नहीं है। छोटी छोटी एक दो चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और एक दो चीजें ऐसी हैं जिनको आप मेंस में कहीं पे भी कोट कर सकते हो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है विजयनगर एम्पायर के कॉइन्स के बारे में। और विजयनगर एम्पायर जाना जाता है लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू करने के लिए। विजयनगर एम्पायर के दौरान वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू किया गया। और जो अदर मेटल के कॉइन्स भी इश्यू किए गए उनमें भी प्योर सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया गया या प्योर कॉपर के कॉइन्स को इश्यू किया गया। और विजयनगर एम्पायर के दौरान जो कॉइन्स इश्यू किए गए उनका डिनोमिनेशन किस तरीके से था? एक होते थे फगोडास। फगोडास जो है वो हायर डिनोमिनेशन के कॉइन्स होते थे। जो सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का कॉइन होता था विजयनगर एम्पायर के दौरान उसको क्या बुलाया जाता था? उसको फगोडा बुलाया जाता था। और ये जो फगोडा होता था इसके ऊपर एक रनिंग वॉरियर दिखाया जाता था। रनिंग वॉरियर की इमेज होती थी। और ये जो रनिंग वॉरियर होता था इसके हाथ में एक डैगर का सिंबल होता था। फगोडा से जो छोटी यूनिट होती थी उनको बुलाया जाता था फनम्स। क्या बुलाया जाता था? फनम्स। और ये जो फनम्स होते थे ये बेसिकली गोल्ड के बने हुए होते थे। एक और छोटी यूनिट होती थी तरस। और ये जो तरस कॉइन्स होते थे ये सिल्वर के बने होते थे। और फिर कॉपर कॉइन्स होते थे। और ये जो कॉपर कॉइन्स होते थे इनको डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता था। विजयनगर एम्पायर के दौरान
जो हायर डिनोमिनेशन का या हाईएस्ट डिनोमिनेशन का कॉइन होता था उसको क्या बुलाया जाता था? उसको फगोड़ा बुलाया जाता था। फगोड़ा से जो छोटी यूनिट होती थी उनको फनम बुलाया जाता था, और ये जो फनम कॉइन्स हुआ करते थे ये गोल्ड के बने होते थे। एक और यूनिट होती थी तरस, ये जो तरस कॉइन्स हुआ करते थे ये सिल्वर के बने होते थे। और फिर एक कॉपर कॉइन्स होते थे, और ये जो कॉपर कॉइन्स होते थे इनको डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता था। और विजयनगर एम्पायर के दौरान ये जो कॉइन्स हैं ये अलग अलग मिंट्स में प्रोड्यूस किए जाते थे, और जहां पे मिंट होती थी उस मिंट के नाम के हिसाब से इन कॉइन्स को नाम भी दिया जाता था। इन कॉइन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस संस्कृत लैंग्वेज में भी देखने को मिलते थे और कन्नड़ लैंग्वेज में भी देखने को मिलते थे। इंस्क्रिप्शंस कन्नड़ लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलते थे। कॉइन्स के ऊपर इमेजेस देखने को मिलती थी, जैसे एलिफेंट की, जैसे बुल की, जैसे बहुत सारी डीटीज की भी इमेजेस देखने को मिलती थी। ये जो विजयनगर एम्पायर के कॉइन्स हैं इनके अंदर एक गोल्ड का वरहान कॉइन इशू किया गया। ये जो गोल्ड का वरहान कॉइन इशू किया ये किसने किया? ये कृष्णदेव राय ने इशू किया। और ये जो वरहान कॉइन है इसके एक साइड पे विष्णु दिखाई देते हैं, सीटेड विष्णु, विष्णु बैठे हुए हैं, विष्णु जी की इमेज दिखाई देती है, और दूसरे साइड पे संस्कृत लैंग्वेज में श्री प्रताप कृष्ण राय लिखा हुआ दिखाई देता है। तो याद रखना कि विजयनगर एम्पायर के दौरान वरहान कॉइन्स को इशू किया गया। ये जो वरहान कॉइन्स थे ये गोल्ड के कॉइन्स होते थे। किसने इशू किए? कृष्णदेव राय ने इशू किए। एक साइड पे विष्णु की इमेज देखने को मिलती है और दूसरे साइड पे संस्कृत लैंग्वेज में श्री प्रताप कृष्ण राय लिखा हुआ दिखाई देता है। ये जो विजयनगर एम्पायर के कॉइन्स हैं इनमें जनरली 3 स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं। देवनागरी देखने को मिलती है, कन्नड़ देखने को मिलती है और तेलुगु देखने को मिलती है। जो अर्लियर विजयनगर कॉइन्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं होशियाल कॉइन्स से। और जो खास बात थी वो क्या थी कि विजयनगर एम्पायर के दौरान अलग अलग कॉइन्स को मिंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता था, प्रॉपर सेपरेट डिपार्टमेंट होता था कॉइन्स को मिंट करने के लिए। एक और टर्म है ट्रेवनकोर फनम। ये बेसिकली फनम क्या है? फनम यहां पे गोल्ड कॉइन्स थे, यहां भी कॉइन्स ही हैं। फनम का मतलब क्या है? कॉइन्स। लेकिन ये जो कॉइन्स हैं ये इशू किए गए ट्रेवनकोर स्टेट के द्वारा। बेसिकली ट्रेवनकोर में उस दौर में जो यूनिट ऑफ करेंसी चलती थी वो कौन सी थी? एक फनम चलती थी और दूसरी चुक्राम्स चलती थी। और एक फनम जो है वो 4 चुक्राम्स के बराबर होता था। तो इसको भी याद रख लेना कि उस दौर के ट्रेवनकोर स्टेट में करेंसी की जो यूनिट चलती थी उसमें एक यूनिट को फनम बुलाया जाता था और दूसरी को क्या बुलाया जाता था? दूसरी को चुक्राम्स बुलाया जाता था या चक्राम्स बुलाया जाता था। बहुत सिंपल। विजयनगर एम्पायर कॉइन्स की अगर बात करें तो 3-4 टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो फगोडास हायर डिनोमिनेशन के कॉइन्स को बुलाया जाता था, फनम्स गोल्ड कॉइन्स को बुलाया जाता था एक तरीके से, तरस सिल्वर कॉइन्स को बुलाया जाता था। फिर वरहान कॉइन जो कि गोल्ड के होते थे उनको कृष्णदेव राय ने इशू किया। सेपरेट डिपार्टमेंट होता था कॉइन्स को मिंट करने के लिए। और ट्रेवनकोर फनम क्या होता था? ट्रेवनकोर स्टेट के द्वारा इशू किए गए कॉइन्स। ट्रेवनकोर स्टेट में 2 यूनिट चलती थी करेंसी की, एक फनम और एक चुक्राम्स। क्या? दूसरा क्या है? चुक्राम्स। फिर इसके बाद बात आती है मुगल कॉइनेज सिस्टम के बारे में। देखो मुगल्स ने जो स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन्स इशू किए उनको मोहूर बुलाया। क्या बुलाया? मोहूर बुलाया। मुगल्स के एरा के दौरान जो स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए उनको क्या बुलाया गया? उनको मोहूर बुलाया गया। और एक जो मोहूर होता था वो लगभग 170 टू 175 ग्रेन्स के बीच में होता था। एन अकबरी में बताया गया है कि एक मोहूर जो है वो उस टाइम पीरियड के दौरान लगभग 9 रुपए के बराबर होता था। एक इंपॉर्टेंट चीज कि मुगल एरा के दौरान जो स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए उनको क्या बुलाया गया? उनको मोहूर बुलाया गया। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। शेर शाह सूरी ने सिल्वर रुपी की शुरुआत की, और शेर शाह सूरी का ये जो सिल्वर रुपी था ये सबसे ज्यादा फेमस होगा मुगल एरा के दौरान। मुगल कॉपर कॉइन्स को भी इशू किया गया, और ये जो कॉपर कॉइन्स हैं इनको अडॉप्ट किया गया था शेर शाह के दाम से। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इधर
शेरशाह सूरी ने दो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट की शुरुआत की थी, एक सिल्वर कॉइन्स जो कि आगे जाके रुपी कहलाएंगे और एक कॉपर कॉइन्स जो कि आगे जाके दाम कहलाएंगे। वहीं से बातचीत चली आ रही है कि एक तो शेरशाह सूरी ने सिल्वर रुपी को अडॉप्ट किया जो कि सबसे ज्यादा फेमस होगा एज अ कॉइन मुगल एरा के दौरान, और दूसरा मुगल कॉपर कॉइन्स की भी शुरुआत की गई, लेकिन इनको अडॉप्ट किया गया था शेरशाह के दाम से, और इनका वेट होता था लगभग 320 टू 340 ग्रेन्स। ग्रेन्स कितने होते हैं उसको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, मोहूर को याद रखो, दाम को याद रखो, सिल्वर रुपी को याद रखो। अकबर ने राउंड और स्क्वायर शेप के कॉइन्स को इश्यू करने की शुरुआत की। अकबर के रेन के दौरान जो कॉइन्स इशू किए गए उनमें से कुछ राउंड शेप के होते थे और कुछ स्क्वायर शेप के होते थे। जो इंपॉर्टेंट चीज है, 1579 में अकबर ने एक गोल्ड कॉइन इशू किया, और ये जो गोल्ड कॉइन है इसको क्या बुलाया गया, इसको इलाही कॉइन बुलाया गया। अकबर ने 1579 में एक गोल्ड कॉइन इशू किया, और ये जो गोल्ड कॉइन है इसको क्या बुलाया गया, इसको इलाही कॉइन बुलाया गया। और ये जो इलाही कॉइन इशू किए गए थे अकबर के द्वारा, ये किए गए थे एक नए रिलीजियस क्रीड दीन ए इलाही को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और उस दौर में एक इलाही कॉइन लगभग 10 रुपए के बराबर होता था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज अकबर के कॉन्टेक्स्ट में 1579 में अकबर ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए जिनको क्या बुलाया गया, जिनको इलाही कॉइन्स बुलाया गया। इसके अलावा शहनशाह ने मुगल एरा के दौरान लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जहांगीर ने भी कॉइन्स इशू किए, लेकिन जहांगीर ने जो कॉइन्स इशू किए उनके ऊपर कपलेट लेजेंड्स देखने को मिलते हैं। पोएटिक स्टेंजास, कपलेट लेजेंड्स वगैरह जहांगीर के कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। जहांगीर के जो कॉइन्स थे उनके ऊपर जहांगीर की वाइफ नूरजहां का नाम भी देखने को मिलता है। जहांगीर के कॉइन्स में जो सबसे फेमस कॉइन रहा उसके ऊपर जोडियक साइन भी देखने को मिलता है। अब इसमें जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन ऑफ मुगल्स को क्या बुलाया जाता था, मोहूर बुलाया जाता था। दूसरा, शेर शाह सूरी ने सिल्वर रुपी को इशू किया जो कि सबसे ज्यादा फेमस होगा मुगल एरा के दौरान। मुगल कॉपर कॉइन्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया गया था शेर शाह के दाम से, और अकबर ने 1579 में गोल्ड कॉइन्स इशू किए जिनको क्या बुलाया गया, जिनको इलाही कॉइन्स बुलाया गया। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, फिर इसके बाद किताब में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉइन्स का जो अर्लीस्ट रेफरेंस देखने को मिलता है वो कहां पे देखने को मिलता है, वो वेदास में देखने को मिलता है। तो हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कॉइन्स का अर्लीस्ट रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है, वेदास में देखने को मिलता है। अच्छा, मेटल के जो कॉइन्स बनाए जाते थे उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो टर्म क्या था, निष्का। ये जो टर्म है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। निष्का वॉज द टर्म यूज्ड फॉर कॉइन्स मेड ऑफ मेटल। मेटल के कॉइन्स के लिए टर्म कौन सा यूज किया जाता था, निष्का यूज किया जाता था। शेर शाह सूरी ने रुपी को इंट्रोड्यूस किया, और ये जो रुपी था ये सिल्वर करेंसी थी। एक रुपी जो है वो कॉपर के 4 कॉइन्स के बराबर होता था उस दौर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आज हम टर्म सुनते हैं रुपी, इस रुपी को सिल्वर करेंसी के तौर पर सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, शेर शाह सूरी ने किया था। एंशियंट इंडिया में लोग जो हैं मनी ट्रीज को यूज करते थे कॉइन्स को स्टोर करने के लिए। मनी ट्रीज को यूज किया जाता था लोगों के द्वारा कॉइन्स को स्टोर करने के लिए। बेसिकली होता क्या था, एक मेटल का पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर होता था, उसमें कई सारी ब्रांचेस होती थी। उन ब्रांचेस के एंड में एक राउंड डिस्क या ये कहें कि कॉइन लटका हुआ होता था। उस कॉइन को रखा जाता था, उसको लटकाने के लिए वहां पर सुविधा होती थी। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बुलाया जाता था, मनी ट्री बुलाया जाता था। गुप्ता एरा के कॉइन्स की अगर बात करें, हालांकि हमने पढ़ लिया है लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लो कि गुप्ता एरा के जो कॉइन्स हैं उनके एक साइड में राजा का नाम देखने को मिलता है, और दूसरे साइड में उस राजा ने जो टाइटल अज्यूम किया होता है उस टाइटल के साथ में आदित्य जुड़ा हुआ होता है। आदित्य का मतलब सन। तो दूसरे साइड में राजा का जो टाइटल है उस टाइटल के साथ में एंड में आदित्य जुड़ा हुआ लिखा मिलता है। ये भी बड़ी सिंपल सी बातचीत है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोल्ड हुंस को इशू किया और कॉपर शिवाराइज को इशू किया,
और ये जो कॉइन्स शिवाजी ने इशू किए, इनके ऊपर टाइटल देखने को मिलता है उनके नाम का, और ये जो टाइटल है ये नागरी स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। वोदिया डायनेस्टी में एक राजा हुए कांतीरावा, और इनके जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर नरसिम्हा अवतार ऑफ विष्णु देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक कॉइनेज एक्ट है 2011 का। इकोनॉमी में तो इसमें डिटेल में पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर तो, और इकोनॉमी की सेशंस हमारे बने हुए हैं, वहां पे हमने कॉइनेज एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो 2011 का कॉइनेज एक्ट है, इसने रिप्लेस किया था 1906 के कॉइनेज एक्ट को। कॉइन का मतलब क्या होता है? कोई भी मेटल के द्वारा बना हुआ कॉइन, कोई भी मेटल के द्वारा बना हुआ कॉइन जिसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने जिस अथॉरिटी को ऑथराइज किया है उसने स्टैंप किया हुआ है, उसको बोल देते हैं कॉइन। और ये जो अथॉरिटी है या सरकार है वो कौन से इश्यू कर सकती है कॉइन? कमेमोरेटिव कॉइन्स को इश्यू कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 रुपए का जो कॉइन होता है उसको भी इश्यू कर सकती है। इस कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 में ये भी बताया गया है कि अगर कोई फोर्जरी करेगा, अगर कोई घपला करेगा तो उसके लिए पेनल्टीज क्या होंगी। अब ये जो कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 है ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी में डिटेल में हमने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन हाँ, यहाँ पे बेसिक तौर पे एक बार दिमाग में रख लो कि 2011 का जो कॉइनेज एक्ट है उसने 1906 के कॉइनेज एक्ट को रिप्लेस किया, और बाकी तो सिंपल सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, आज जितनी भी हमने बातचीत की है इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ये टर्म है निष्का, ये टर्म आपको याद रहना चाहिए। जैसे ये जो रुपी इंट्रोड्यूस किया सबसे पहली बार किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया, ये आपको याद रहना चाहिए। मोहूर क्या होता है ये आपको याद रहना चाहिए। इलाही कॉइन्स को कब इशू किया, किसने इशू किया? अकबर ने 1579 में, ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें इनको एक जगह पे लिख लो। फगोड़ास क्या होते हैं, फनम्स क्या होते हैं, तरस क्या होते हैं। बाकी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये पूरे चैप्टर में मैंने कई बार ये बोला है कि ऐसा नहीं कि एक एक लाइन रटनी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो तो फिर उस हिसाब से देखना, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, 2-4 बार रिवाइज करो, दिमाग में बिठाओ, और बाकी अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।